हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपना जो भी एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा। अब जितना देखो, काफ़ी पहले मैं बोला करता था कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम के बाद रेस्ट कर लेना। रेस्ट भी देखो, 15-16 को लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। 15-16 अक्टूबर को 15 दिन हो गए समथिंग आपको रेस्ट के हुए। जो एक तो जो नए बच्चे हैं, जो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, जो अभी आंसर की आ चुके हैं, तो आपको अपना लेवल पता चल गया कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और प्लस जो गेट का एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे। गेट का मैंने एक सेपरेट वीडियो मैंने क्लास लिया है, डिटेल में क्लास ली है। तो आप वो जाके आप देख सकते हैं, वो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको हम अपने लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। और आज हम बात करने वाले हैं एक तो यूजीसी नेट के बारे में और गेट के बारे में। मेरा नाम कमल है और मैंने यूजीसी नेट और गेट क्वालिफाई किया है। ओके, यूजीसी नेट जेआरएफ और गेट क्वालिफाई किया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितनी पीडीएफ वगैरह है, इंफॉर्मेशन है, आपको सब कुछ मिल जाए, है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको वो मिल जाए। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से उसके बारे में बता देता हूँ। पहले मैंने यहाँ नोट किए हुए सारे पॉइंट। पहले हम बात करें आंसर के बारे में कि किस तरह से आपको आंसर की मैच करनी है, क्या मैं अपने आंसर की डाउनलोड करनी है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लास्ट ईयर का डाटा वगैरह उसके बारे में बात करेंगे कि भाई लास्ट ईयर का डाटा हम क्यों दे चेक करें, क्या करें यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट के बेसिक्स ऑफ जो बेसिक क्या है यूजीसी नेट का और गेट के बारे में। जो नए बच्चे ऐड हो रहे हैं उनके लिए है ये। स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी लास्ट अगले 4-5-6 महीने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, एनालिसिस क्या करना उसके बारे में। और कुछ आपके डाउट जो आप मुझे कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, वो हम मैं देखूंगा, वो मैं चेक कर लूंगा। ग्रुप में भी देखिए, मैंने जो मेरा चैनल है, जो यूसी अकेडमी फॉर यूजीसी नेट या फिर डीए डेस्टिनी के नाम से जो चैनल बनाया हुआ है मेरा, उसमें आप एक तो चैनल है, एक है दूसरा ग्रुप। तो चैनल में मैंने ग्रुप की लिंक डाल रखी है, तो वहां से चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपने क्यूरीज, अपने जो आपकी क्वेश्चंस वगैरह, आपकी क्यूरीज वगैरह वो मुझे मिल सके। आपके कोई भी डाउट हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे हम आज बात करने वाले हैं। चलिए, कि क्या क्या है। पहला है आंसर की। देखिए आंसर की ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर यूजनेट की आंसर की वगैरह आ चुकी है, मैंने एनटी की वेबसाइट से ही उठाया है ना, यूजनेट की वेबसाइट से उठाया है मैंने। तो आंसर की आ चुकी है। पहला, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनका, वो ये कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या हम आंसर क्यों चेक करें, हमें तो सीधा ही रिजल्ट देख लेंगे। मुझे लगता है आपको आंसर की चेक करनी चाहिए। देखो इसमें आपको, क्योंकि लास्ट टाइम आप जब दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, आपके पास 3 घंटे थे, तो आपने पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सही से नहीं देखा था, यानी 3 घंटे मिले थे आपको, तो आपने सही से पेपर नहीं देखा। तो आप देखोगे, एनालाइज करोगे चीजों को, देखोगे कि हाँ कहाँ हमने गलती की और अगली बार वो गलती हम ना दोहराएं। ठीक है ना। तो आपको आंसर की डाउनलोड करनी चाहिए और मैच करनी चाहिए। अब मैच कैसे करनी है वो बता देता हूँ। देखो देखिए क्या होता है कि एक तो क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, और एक होता है आंसर की। आंसर की ऐसे आंसर की नहीं होती कि भाई ये क्वेश्चन है तो इसकी आंसर आंसर ही है ना। आंसर की होता है कि कुछ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर होते हैं, और उस क्वेश्चन नंबर के और उस क्वेश्चन नंबर में और आंसर के नंबर, जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मान लो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी मान लो, उसका क्वेश्चन नंबर होंगे 6, 2, 6, 2, 6, 3, 4। तो आंसर की में भी आपको ये नंबर ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये नंबर कहाँ पे, और उसका सही आंसर कौन सा है आपको। क्वेश्चन पेपर में आपको वही मिलेगा कि भाई एक क्वेश्चन मिलेगा, ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। और सब नीचे आपको मिलेगा कि आपने कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा आपने ऑप्शन टिक किया है, वो दिखा देगा। बट सही क्वेश्चन आंसर कौन सा है वो आपको आंसर के में ही मिलेगा। ओके, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए आंसर की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बता दिया, और आंसर की कैसे मैच करनी वो भी मैंने बता दी। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, लास्ट ईयर का कुछ डाटा के बारे में बात करेंगे, और कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। कट ऑफ कैसे रहती है, ऑफिशियल लास्ट टाइम की कट ऑफ क्या थी, और कितने मार्क्स आपको गेन करने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको। चलिए मैं आगे दिखा के बताता हूँ। जो ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिनकी स्ट्रीम्स में होते हैं, जैसे कि 2-3 पारियों में होते हैं पेपर, एक दिन में 2 पारी पेपर होते हैं, तो उनके के परसेंटाइल में एग्जाम आता है, इस परसेंटाइल में रिजल्ट आता है
कि है 99 परसेंटाइल, 95, इतने परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, तो उनकी मुझे कट ऑफ नहीं मिली है। मुझे जो मार्क्स में रिजल्ट आते हैं, मार्क्स के रिजल्ट उन्हीं की कट ऑफ मिली है, तो मैं वही आपको दिखा पाऊंगा। तो आप देखिए जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले हैं उनकी परसेंटाइल में इसलिए आती है क्योंकि उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। तो एक पेपर को हार्ड आ गया, एक पेपर इजी आ गया, तो उसको नॉर्मलाइज करके फिर उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है, इसलिए वो परसेंटाइल में आता है ना। तो आपको मैं बता दूं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनकी मैंने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे। जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या रही है लास्ट टाइम की कट ऑफ, जो नेट वाले नेट की, देखो 300 मार्क्स का टोटल होता है ना। जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ कि भाई जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 100 मार्क्स का होता है, और पेपर सेकंड होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और ये 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। वो बाकी मैं नेट वाले में पैटर्न वगैरह बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। 300 मार्क्स टोटल हो गए, ठीक है। 300 में से 194 नंबर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए 194 नंबर लाने पड़ते हैं नेट के लिए, ओके ना, है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट। नेट क्या होता है वो आगे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा नए बच्चे वालों के लिए। इसमें टोटल जो जितने बच्चे हैं उन्होंने 1275 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। और जेआरएफ के लिए 216 है, और जेआरएफ 216 बच्चों ने टोटल किया, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में ईडब्ल्यूएस के लिए 174 है। चलो मैं जेआरएफ का, हमारा जो मेन गोल है हमारा जेआरएफ का होना चाहिए, नेट का नहीं, तो मैं जेआरएफ की बात करता हूँ सीधा। ओबीसी के लिए 200 है, एससी के लिए 182 है, और एसटी के लिए 176 के समथिंग, 176 के समथिंग है। फिलोसफी भी आप देख, जो बच्चे फिलोसफी से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ फिलोसफी भी आप देख सकते हो। फिलोसफी की भी क्या रही है, जनरल के लिए क्या है 212 के 226 के समथिंग। फिर जो भी एस टी वगैरह उनकी आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी के जो बच्चे हैं साइकोलॉजी की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि भाई कितनी क्या है। देखिए साइकोलॉजी की बात करूँ तो 192 के समथिंग रही है अनरिजर्व्ड की जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, ओके। उसके बाद जो सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट भी सोशोलॉजी है, तो उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए क्या क्या मेरिट लिस्ट रहती है। उसमें सोशोलॉजी में अनरिजर्व्ड के लिए रहती है कि 206 यानी 206 नंबर रहते हैं जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 184 समथिंग है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 196, 196, और अपना ओबीसी के लिए 192, एससी के लिए 176, 178, और एसटी के लिए 174, ओके समथिंग समथिंग। जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चे उनकी मैंने उनको कंसिडर नहीं किया, उसमें अलग रहता है। तो आप नॉर्मली ये है तो आप देख सकते हैं। सोशल वर्क में क्या रही है आपकी वो चीज़ें, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रही है, फिजिकल पॉपुलेशन स्टडीज में क्या है, मैनेजमेंट में क्या क्या रही है, वो आप मैंने यहाँ पर देखा हुआ है। आप अच्छे से उस जो कटअप का आपको देख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत में क्या है, संस्कृत में अनरिजर्व्ड के लिए 196, नेट के लिए 218 जेआरएफ के लिए है, और यही एस सी एस टी के लिए अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे तो 206, और एसटी के लिए 196, एससी के लिए 196, और एसटी के लिए 178 के समथिंग है। तो उसमें टोटल बच्चे इन्होंने जेआरएफ में 116 बच्चे पास किए हैं, ओके। तो ये सारी चीजें वो थी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, लिंग्विस्टिक में देखिए, लिंग्विस्टिक में अगर बताऊं तो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो अनरिजर्व्ड में थी, जो जेआरएफ के लिए 220 थी, इसकी काफी हाई रहती है। मुझे नहीं पता कि क्या इसमें रहता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक के बच्चे बता सकते हैं कि क्योंकि एग्जाम का शायद या तो हो सकता है इजी आता होगा एग्जाम, है ना। काफी हाई रहती है, 220 के समथिंग रहती है। और जो आपका ईडब्ल्यूएस उसमें 216, ओबीसी में भी 216 के समथिंग है, एससी में 210, और एसटी में 192 के समथिंग, 192 के समथिंग रहती है। तो 300 में से मार्क्स अब देखो ऐसा लग रहा होगा कि भाई 300 में से 100 220 लाना या लाना काफी इजी नहीं, काफी मुश्किल डिफिकल्ट रहता है ये चीजें। क्योंकि आप कह सकते हैं कि क्योंकि हम क्या होते हैं कि हम ये बोलते हैं कि नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओके। नेट में क्या नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट फिर भी उसको क्वालिफाई करना, क्योंकि एग्जाम का लेवल काफी अप रहता है, एग्जाम का लेवल काफी डिफिकल्ट रहता है। तो
वो तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा वेरी भी करता है, ऐसा नहीं कि वेरी नहीं करता है, चेंज होता रहता है। बट क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि 300 में से 192 नंबर लाना भी जी, क्योंकि काफी बच्चों के मैंने देखेंगे 35-35% नंबर आ रहे हैं कि 35% नंबर आ रहे हैं, जो भी चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको आप इसको हल्के में ना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए है, ये लॉ के लिए भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आप जिनके जो सब्जेक्ट है वो आप मैच कर सकते हैं। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, जो भी बच्चे जिनका जिनमें काफी बच्चे फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें भीड़ काफी रहती है, तो उसका कट ऑफ मुझे नहीं मिली, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद आपका आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें देख लीजिए अनरिजर्व्ड के लिए 176, इसकी काफी कम रहती है मेरिट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 166 है, और ओबीसी के लिए 164 के समथिंग है, और एससी के लिए 156 है, और एसटी के लिए 146। ये इसका शायद हो सकता है थोड़ा सा लेवल अप रहता होगा, हाई एग्जाम थोड़ा हार्ड आता होगा। आर्कियोलॉजी में भी आप देख सकते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस और वुमन स्टडीज में वगैरह में देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके मेरिट लिस्ट वगैरह थी कि भाई मेरिट लिस्ट वगैरह क्या कैसी रहती है। उसके बाद कुछ समरी है, कुछ चीजें हैं कि कुछ डाटाज है हमारे पास लास्ट टाइम्स का। अभी इस टाइम जो एग्जाम हो उनके डाटा मेरे पास नहीं आए, क्योंकि अभी तो एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो डाटा मिलेगा वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। बट जो लास्ट टाइम का डाटा है, जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई है, उस टाइम का जो डाटा है मैं उस टाइम की बात करता हूँ। देखिए पहला तो किसी भी चीज को कंज्यूम या किसी चीज को सीखने के लिए या जानने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है ना, वाई, मैं क्यों जानना चाहता हूँ, या मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इन सब चीजों को। भाई आप नेट का सिलेबस अगर पढ़ते हो तो इसलिए पढ़ते हो कि मुझे नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके। गेट का पढ़ते हो तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो अगर मैं यूजीसी नेट जेआरएफ का अगर मैं डाटा एनटी की वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। उसके देखिए, जब किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि अगले 6 महीने या 3-4 महीने में किस तरह से काम करने वाला हूँ। और उसमें जो मैं ये नंबर सबको बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, क्या मेरिट लिस्ट रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, वो चीजें मैंने बता दी है, कितने बच्चे होते हैं, क्या जितना, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला रिजल्ट ऑफ क्लास, यानी कि वही समरी वगैरह, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, यानी कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, 12,66,000 के 66,509 बच्चे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया 2020-21 में। ओके। उसके बाद जो 21-22 में रिजल्ट आया था, 21 के समथिंग इन्होंने एग्जाम करवाई, ये लगभग 22 के समथिंग जनवरी में एग्जाम कंप्लीट करवाया था इन्होंने, तो 21 में ही फॉर्म भरवाया था इन्होंने। उसके बाद कितने बच्चों ने एग्जाम दिए, देखिए उस इस टाइम कोरोना चल रहा था, तो 6,71,288 लोगों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद नेट कितने नेट नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, 34,730, यानी कि 43,730 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है। ओके। इसके पीछे एक लॉजिक वो भी बताऊंगा मैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ और एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, 9,127। देखिए यूजीसी ने कहा है कि भाई, हम यूजीसी 2018 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एज पर यूजीसी पॉलिसी 6% हम नेट वालों को देते हैं। इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि जितने बच्चे एग्जाम देते हैं, या जितने बच्चे हाँ, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसका 6% हम नेट क्वालिफाई करवाते हैं। ये ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि 6% जेआरएफ वालों को मिलता, नहीं, इसमें क्या होता है, 6% आपका नेट वालों को मिलता है। उसमें से 6 में से टॉप 0.50 से लेकर 0.30 समथिंग, अभी लास्ट टाइम 35 था, इतना समथिंग रहता है जेआरएफ के लिए। इसमें टॉप बच्चे 6% में से टॉप जो बच्चे हैं आपके टॉप जो इसमें से 6 में से बच्चे हो, 6% में से 50% से लेकर 35% समथिंग जो इतने रहते हैं जेआरएफ वालों के लिए। तो जेआरएफ का थोड़ा सा काफी कम रेशियो, इसमें काफी डिफिकल्टी होती है। तो जेआरएफ क्वालिफाई करना अच्छी बात है, पर उसमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो पहला तो नेट क्या है, नेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो आपके कॉलेज लेवल का हो, वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप
असिस्टेंट प्रोफेसर अभी तो लिखा हुआ ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट क्वालिफाई कर लिए मतलब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन आपको मिल चुकी है। दूसरा ये है क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, उसके लिए बाद अदर्स एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, वो बात की बात है, ठीक है ना। बट ये एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बगैर आप ना तो एग्जाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ना आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो ये आपके पास पहले होना चाहिए नेट। उसके बाद जेआरएफ। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, है ना। आप जब नेट कर लोगे, नेट करने के बाद, पीजी करने के बाद नेट करोगे, नेट करने के बाद आपको हाई स्टडी, अदर स्टडी, हायर अदर स्टडी के लिए मतलब पीएचडी, मतलब पोस्ट पीएचडी वगैरह, पीएचडी करोगे पहले तो, पीएचडी में आप एनरोल होने के लिए आपको नेट के दम, नेट के बेस पर भी आपको पीएचडी कर सकते हो। विदाउट नेट वाले बच्चे पीएचडी करते हैं। बट जेआरएफ का फायदा ये होता है कि आपको जेआरएफ मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, पर मंथ 31,000 के समथिंग रहता है, इसमें वेरी करती रहती है। आप एनटी की वेबसाइट पे जाके आप पूरी अमाउंट आपको पता चल जाती है कि पर मंथ कितना मिलता है, 2 ईयर क्या रहता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या रहता है, एसआरएफ कितनी रहती है, जेआरएफ कितनी रहती है। तो काफी पीएचडी में आपको हेल्प हो जाती है। आपको जब पैसे वगैरह, थोड़ा पैसा आता है ना, कहते हैं कि बाबू भैया पैसों का खेल है ना, तो वैसे भाई अगर पीएचडी कर रहे हो तो आपके पास जेआरएफ होगी तो ज्यादा बेटर, आप अच्छे से आप, क्योंकि इस टाइम होता है कि या तो आपके पास जॉब हो, पीजी आपने कंप्लीट कर लिया, पीएचडी कर रहे हो, तो आपके पास अगर फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं है तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने आप को स्टेबल करना, अपने करियर को थोड़ा सा पुश करना। तो आपके पास जब जेआरएफ होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जेआरएफ के लिए तैयारी करवाता हूँ, तो आप अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारा जो डाटा मैंने बता दिया कि क्या किस लिए जरूरी है। ओके, इसके बाद बेसिक्स अबाउट यूजीसी नेट और गेट, है ना। पहले गेट के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं यूजीसी नेट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट क्या है, गेट क्या है। देखिए, गेट के कुछ बच्चे हैं, गेट में बहुत 3-4 सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी 5-6 सब्जेक्ट है, सॉरी आपका सोशोलॉजी, आपका फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश, है ना। 5-6 सब्जेक्ट है जो आपके ह्यूमैनिटीज में आते हैं, आपके गेट के लिए, गेट की एग्जाम के लिए। गेट की फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में अगर बात करूं तो मैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो सिर्फ इंजीनियरिंग दे सकते हैं। ह्यूमैनिटीज का एक पोर्शन है, एक स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज, उसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, सोशोलॉजी आपका हो गया, आपका लिंग्विस्टिक हो गया, फिलोसफी हो गया, इंग्लिश हो गया, और भी 3-4 सब्जेक्ट है जो इंक्लूड है इसमें। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, मैंने लास्ट 17-18 के समथिंग मैंने क्लास ली है, लाइव क्लास ली है, उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है। यू कैन आस्क एवरीथिंग एनीथिंग आस्क गेट के बारे में, तो उसमें मैंने बताया, पूरी चीजें डिटेल में बताया, तो मेरा वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो के लास्ट में उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, या उसमें आप इसकी लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो, पूरा डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी अगर गेट की बात होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि गेट में ऐसा ऐसा तो क्या है कि गेट एग्जाम क्यों पास करें ना, कोई भी अगर काम करते हैं उसके पीछे वाई होता है कि भाई ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, है ना। तो कुछ अवसर मिलते हैं गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ना, मार्क्स 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो क्या क्या अवसर मिलते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पहला ये कि आप जब गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है आईआईटी में। जैसे कि इस बार कंडक्ट करवा रहा है आईआईटी कानपुर, कंडक्ट करा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी कानपुर में आपको मिलेगा, किसी भी आईआईटी में 24 के समथिंग आईआईटीज है, एनआईटी है। और गेट का ये भी फायदा है, इसकी वैलिडिटी 3 ईयर होती है, शायद 3 ईयर के समथिंग है, या फिर मे भी इस बार 3 ईयर होगी क्योंकि कोविड वगैरह था। तो मुझे जहाँ तक पता है इसकी 3 ईयर के समथिंग वैलिडिटी होती है, 3 ईयर्स के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ओके, तो क्या होता है कि किसी भी आईआईटी में या फिर कहीं भी अगर आप यूनिवर्सिटीज में भी अगर अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, तो वहां पर भी आपको बोलते हैं कि आपके पास गेट है कि नहीं है, नेट है कि नहीं है, गेट है या फिर नेट है या फिर जेआरएफ है, जेआरएफ और नेट बाद साथ में हो गए, सेट है, तो वो सारी चीजें साथ में हो जाती है। आपके पास गेट भी है तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटीज में भी काफी हेल्प हो जाती है, तो वो भी एक बेनिफिट है आपका एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए होगा, तो एडमिशन लेने के लिए आपको मिल जाता है। पहला, अगर आपने किसी आईआईटी में एडमिशन लिया है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी रहती है गेट की कि आप बीए, जो बीए बीकॉम बीएससी, जो किसी भी स्ट्रीम से यूजी में आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो या तो आप पीजी प्रोग्राम के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी में, क्योंकि आपने यूजी में फाइनल ईयर में क्वालिफाई कर लिया है, और उसके बाद या फिर आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा
अगर आपने अप्लाई कर दिया, मान लो आपका एडमिशन हो गया पीजी में, अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको 12,400 की समथिंग पर मंथ मिलते हैं, 22 महीने, यानी कि 22 मंथ्स मिलते हैं। यानी कि मान लो आपके 2 साल आपकी पीजी कंप्लीट, 2 साल लगते हैं पीजी होने में, यानी कि 24 मंथ्स होते हैं। ओके, उसमें से 22 मंथ आपको क्या मिलता है, आपको असिस्टेंट, फाइनल असिस्टेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं 22,400 रुपए। बहुत ज्यादा हेल्प होती है आईटी में जब आप पढ़ते हो, क्योंकि इसकी आईटी में फीस भी अच्छी होती है, बट सर्विस वगैरह अच्छी मिलती है आपको, तो उसमें कोई वो है नहीं। मगर सॉरी, जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर आपको 31,000 पर मंथ मिलते हैं, फर्स्ट 2 ईयर। ओके, और नेक्स्ट जो 3 ईयर बच गए, कि पीएचडी से माना जाता है कि 5 साल के समथिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 35,000 पर मंथ मिलते हैं आपकी थर्ड के जो 3 बच के 3 साल के है ना, यानी कि आपको 5 साल की पीएचडी होती है, तो उसमें से 2 साल आपको 31,000 रुपये मिलते हैं, और बाकी बचे 3 साल में आपको 35,000 रुपये मिलते हैं। ये तो रही पीएचडी की बात की, जब पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो ऐसा होता है। वही जेआरएफ की भी सेम अमाउंट है, इसमें थोड़ा मैंने जैसे बताया जेआरएफ के लिए 31st और 31, और बाकी एसआरएफ में भी 35 के समथिंग हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो फायदा है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि भाई आप जॉब वगैरह भी मिल सकती है आपको पीएससी सेक्टर में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कौन कौन से सेक्टर आ जाते हैं इसमें, कोल इंडिया लिमिटेड आ गया, गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया, इसमें आपकी ऐसा नहीं कि भाई इंजीनियरिंग लोगों को ये वहाँ पर जॉब मिलती है, और वहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले लोगों को भी काफी जॉब मिलती है, तो इसमें काफी अच्छे से पैकेज आपको मिलता है, 10 लाख, 20 लाख, 35, कितने भी लाख, मतलब अच्छा पैकेज मिलता है आपको पीएसयू सेक्टर में। तो इसमें आपका एग्जाम के मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो अब जैसे कि मैंने ये बता दिया आपको, तो एक जो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि गेट का एग्जाम होता है, इसमें अच्छे से बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटी होती है, बट यू कैन आस्क कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम कैसा आता है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, बट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, क्या कैसे थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि भाई पहला सीबीटी मोड पे होता है, यानी कि एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है भाई, जिसको ये लगता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, क्योंकि नेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश नहीं होती, यहाँ ओनली इंग्लिश से ही होती है, ठीक है। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए, आपको बता दूंगा पहले ही। दूसरा, इसका जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे का होता है, यानी कि एग्जाम 3 घंटे का होता है। इसमें जो एक तो जैसे कि नेट में क्या होता है कि नेट में 2 पेपर होते हैं। ये तो जनरल पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है जो जनरल होता है, जनरल पेपर होता है वो अलग होता है, जो सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का था वो अलग अलग होता है ना। ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, यानी ऐसा नहीं कि मतलब पहले आप फर्स्ट पेपर भी शुरू कर सकते हैं, बट इसमें जो 100 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन वो अलग होंगे, अलग तरीके से होंगे, और इसमें जो नेट के पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे। बट जो गेट का एग्जाम होगा उसमें शुरुआत में ही आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको लास्ट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उसमें शुरुआत में आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है और जनरल एप्टीट्यूड ये होते हैं, और 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं, टोटल 65 होते हैं। देखिए मैं इंजीनियरिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एच एस एस की बात कर रहा हूँ। एच एस एस का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, है ना, जिसका कोड ये है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, मार्क्स क्या रहता है, जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि 10, है ना, समझ रहे हो ना विनोद की मतलब कैसे क्या होता है ना, समझ रहे हो विनोद की 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हो रहे हैं, और यहाँ पर 65 क्वेश्चन के कितने हो रहे हैं, 85 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि वहाँ, क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लम ये कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के आते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो बता दूंगा क्या चीजें हैं। अच्छा, जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, शुरुआत के 10 क्वेश्चन है उसमें क्या, रिकॉलिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस वगैरह ये चीजें आती है। मैं आपको उसका सिलेबस आपको मैं अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में डाल दूँ, तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो एमसीक्यू, देखिए जितने भी आज तक के जो एग्जाम्स वगैरह है, ऑलमोस्ट 99% या 95% ऐसे एग्जाम है जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि भाई मतलब जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 1 क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से उसके में से 4 में से एक आपको राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ जो एमसीक्यू वो 1 मार्क्स का होगा, और कुछ होगा 2 मार्क्स का। यही जो एमसीक्यू है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी, है ना, एनएटी आता है। तो एमसीक्यू में क्या होता है, एमएसक्यू जो एमसीक्यू है वो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर,
ना। पहला तो इंग्लिश में आता है, तो ये भी देख लेना आप, क्योंकि नहीं पता होता है बच्चों को। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है सिर्फ, इसी में एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसकी 1/3 उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो उसकी 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपको मैं सरल भाषा में समझाऊं, इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं 1 मार्क्स वाला, तो आपका 1 मार्क्स जो सही किया था वो चला जाएगा, ठीक है। वही 2 मार्क्स वाला, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक क्या बोलते हैं, जो जो 2 नंबर मिले थे आपको, वो एक चला जाएगा, है ना। यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन आपको कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, है ना। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर नेट गलत से लिख दिया मैंने, है ना। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ आंसर गलत से लिखा है। इसमें क्या होता है जनरली, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका मान लो कोई भी, मैंने जैसे कि एग्जांपल देखिए बताता हूँ। मान लो भारत में कौन कौन सी नदी है, यानी नदी कौन कौन सी है, यानी कि रिवर कौन कौन सी है, उसके बारे में जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर कौन कौन सी है। इसमें जनरली मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक भी जो ऑप्शन 1 सही हो सकता है, 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, ऑप्शन चारों भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। जब तक आप मान लो, अब जैसे मैं एग्जाम्पल, भारत में कौन कौन सी नदी है, जैसे कि मान लो गंगा, यमुना, जमुना और नील, है ना। अब जो नील नदी है वो भारत की नहीं है, ओके। तो अब ये बात, जब तक आपके तीन, अब दो, अगर दो आपने ए और बी भी कर दिया ना तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने ए और सी भी कर दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपने ओनली सी किया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, जब तक आप तीनों नहीं करेंगे, ए बी सी। अगर आपने ए बी सी डी कर दिया तो गलत हो जाएगा। वैसे मार्क्स नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बट पर आपको जब तक आप तीनों नहीं अप्लाई करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप ऑफ आंसर। अच्छा, न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है। लिखना मतलब पेन कॉपी थोड़ा ना मिलता है वहां पर। वहां पर क्या होता है कि जो यहाँ पर जैसे जो मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम, अभी भी यही पैटर्न है, कोई ज्यादा बदला नहीं है। साइड में क्या होता है, एक कैली मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है। कैली मतलब कैलकुलेटर वगैरह, ठीक है। उसके बाद जब आप ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन आते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मान लो कुछ पूछ लिया भाई, ये इतनी इतनी नंबर है और इसको ऐड करो या घटाओ, जो भी करना है इसको ऐड करो, नंबर वगैरह है। तो उसमें क्या करो, आपको लिखना होता है या फिर कुछ आंसर लिखना होता है। तो आपको इसके साथ इस क्वेश्चन के पास में एक कीबोर्ड मिलेगा, और कीबोर्ड से आपको माउस मिलेगा। उस माउस से आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये आंसर आ रहा है, उसको यहाँ पर आप राइट, यहाँ पर एक बॉक्स होगा, उसको उसमें लिखा जाएगा, ये ठीक है ना। तो वो न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ आंसर, ये दो क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, ये होता है गेट का। गेट के बारे में सारी चीजें बता दी। आपका कुछ अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। जैसे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेट। नेट का मैंने बता दिया, यूजीसी करवाता है। सीएसआर भी अलग, वो साइंस वालों के लिए होता है, कॉमर्स लिए और आर्ट्स वालों के लिए नेट होता है, ओके। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मैंने बता दिया। अच्छा, पैटर्न क्या रहता है, जो नए बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ पैटर्न क्या रहता है। इसमें दो क्वेश्चन, दो पेपर आते हैं, दो पेपर आते हैं। नेट के पेपर में कितने पेपर आते हैं, दो। दो पेपर आते हैं ना, दो पेपर होते हैं। एक तो पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड है वो सब्जेक्ट का होता है, यानी सब्जेक्ट मान लो आपकी हिस्ट्री है, एमए में हिस्ट्री रहा, एमए में ज्योग्राफी रहा, हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, कोई भी सब्जेक्ट रहा, उसका होता है। और वो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी पर्सन आते हैं 100, और एक पर्सन 2 मार्क्स का होता है, तो कितने हुए, 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि 200 नंबर का सेकंड पेपर होता है, और पेपर फर्स्ट होता है आपका 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर का मार्क्स होता है। उसमें कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, ओके। और मैं आपको पेपर फर्स्ट ही आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि पेपर फर्स्ट कॉमन रहता है, हर सब्जेक्ट में कॉमन रहता है। कॉमन मतलब सब, हर सब्जेक्ट में सही वही फर्स्ट पेपर कॉमन रहेगा भाई। आप में फर्स्ट पेपर आएगा, मेरे, अगर मैं सोशोलॉजी का बच्चा हूँ तो मुझे भी आज मतलब क्या बोलते हैं, पेपर फर्स्ट कॉमन रहता है। आपको भी अगर कॉमर्स में हो या फिर आप अदर किसी, मान लो ज्योग्राफी हिस्ट्री में हो, तो आपको भी आएगा। तो मैं पेपर फर्स्ट आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, दोनों मिलके एक साथ में रहता है ना, तो साथ साथ में आता है। एक ही पेपर में तो 3 घंटे मिलते हैं आपको। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। समझ में आया पैटर्न आपको। पैटर्न ये है कि दो पेपर आते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है वो 100 मार्क्स का आता है, 100% आते हैं, सॉरी 100% 50% आते हैं, 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर का है। दूसरा जो पेपर सब्जेक्ट आता है, जिसमें जितना पूरा आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट आता है, उसमें 100 आपके क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स का होता है। 180 मिनट होती है, यानी 3 घंटे होते हैं, ओके।
इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, अब कब एक बच्चा, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो भर सकते हैं फॉर्म। देखिए अगर आप पीजी कर रहे हैं तो अभी भी अगर कोई बच्चा पीजी कर रहा है तो एक ध्यान रखिए उसकी 55% कम से कम होनी चाहिए। कैसे, जो एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे हैं उनको तो 50% में काम चल जाएगा। ये जो बच्चे हैं उनको 50% में भी काम चल जाएगा। जिनके 50% है ना क्या बोलते हैं एमए में, वो भी काम चल जाएगा। बट जो अदर्स, जो ईडब्ल्यूएस और जो जनरल के बच्चे हैं उनको 55% चाहिए, वरना आप नेट का फॉर्म नहीं भर सकते। काफी बच्चों को मैंने देखा जो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस जो भी मैंने इतना बताया इसका पूरा क्रस यही है, इसका जो पूरा क्रस है यही कि आप 50% लाओ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। वो कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड हो भाई, आपको अगर मिली है तो वो अच्छी बात है, बट अब 50% तो लाइए यार कम से कम। उसके बाद आप बोलोगे सर इस बार फॉर्म भरना तो फीस वगैरह क्या रहती है। देखिए ये लास्ट टाइम की फीस है, मुझे नहीं लगता इस बार अपग्रेड करेंगी, बट ये सेम सी रहती है लगभग। तो जनरल के लिए 1100 रुपये, ओबीसी के लिए 550 रुपये हैं, और जो SC ST वाले और जो आपके पर्सन हो, जो PWD वाले हैं या थर्ड जेंडर वगैरह है, उनके लिए आपका 275 है, ठीक है ना, 275 है। और इसमें जीएसटी वगैरह 5-10 रुपए वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। वो बैंक वेरी करती है कौन सी बैंक क्या कितने रुपए जीएसटी चार्ज काट रही है आपका। तो ये सारी चीजें, ये नहीं नेट के बारे में था। उसके बाद ये सिलेबस है, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चों को भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ मैं। तो टीचिंग जो ये आपका शिक्षण अभिवर्ती इसको बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में, ओके। इसमें मैंने ये सारी चीजें शिक्षण अवधारणा वगैरह, शिक्षण की विशेषता, शिक्षार्थी की विशेषता, ये सारी मैं लगभग सिलेबस करवा चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसे क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, ओके। लगभग इंग्लिश में रहता तो आपको मैं कोई नहीं, अब हिंदी वाले भी बच्चों परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं हिंदी में भी साथ साथ में करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद शोध विवर्तन की रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड में ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। यूनिट है ना, 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट में, 10 यूनिट है पेपर सेकेंड में, ओके। तो पेपर फर्स्ट में कॉमन है ये चीजें, तो हर सब्जेक्ट में आती आती पेपर फर्स्ट आता ही आता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पे ये जो बोध है, बोध का मतलब होता है कॉम्प्रहेंशन, है ना, समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल ना। एक गद्यांश दिया जाएगा यानी कि पैसे दिया जाएगा, उस पर्सन से कुछ उत्तर पूछे जाएंगे, है ना। इसमें प्रैक्टिस वाली चीजें ये मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन की सारी चीजें हैं कि भाई जन मीडिया क्या है, प्रभावी संप्रेषण से क्या बाधाएं हैं, यानी कि क्या क्या चीजें मतलब आती चीजें, बाधाएं क्या क्या आती है, कम्युनिकेशन क्या है, क्या सारी चीजें बताऊंगा मैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क और आपका विवर्ती, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपके आपके कैलेंडर हो गए, आपकी क्लॉक हो गई, है ना, आपके मैथ की कुछ लाभ हानि हो गई, है ना, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो वो जो यूनिट्स है आपकी, जिसके यहाँ लिखा हुआ होगा, रेशियो हो गया, है ना, रेशियो वगैरह हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज लाभ हानि, आपके इंटरेस्ट हो गया, है ना, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया। ये कुछ जो यूनिट्स, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ या जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं उसमें, ओके। इसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये थोड़ा सा है कि काफी अच्छा है, मुझे मेरा फेवरेट था। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें भी आप हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे कि क्या होती है भाई, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, व्यवहारिक क्या होता है, प्रमाण क्या है ना, प्रमाण प्रूफ वगैरह, मतलब जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद। फिर इसके बाद ये आंकड़ों की व्याख्या, इसको बोलते हैं आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको बोलते हैं LR, है ना, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि कुछ देखो क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, एक टेबल दी जाती है, ठीक है। और इस टेबल में मान लो ये टेबल दी हुई है ना, तो क्या करते हैं 2011 2012 2013 समथिंग ऐसा डाटा लिख देंगे और बोल देंगे कि भाई इसे एक साइड देंगे, SC टीवी फ्रेज वगैरह। तो इसने इतना बिके थे, इतना मतलब इतना बिके थे, इतना गए थे, इतनी सेल हुई थी। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2011 में टीवी कितने बिके थे, या टीवी कितनी सेल हुई थी, या 2018 2010 में, या जो आपको जो भी डाटा वगैरह दिया जाएगा वो सच, वो भी चीजें मैं DI भी आपको करवाऊंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आता है आपका ICT। अच्छा, ICT बड़ा इंटरेस्टिंग है। ICT इंटरेस्टिंग कैसे है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, भाई पीछे इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर के बारे में कुछ होगा,
है ना। आपका जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें आईसीटी से रिलेटेड है, आईसीटी और जो गवर्नमेंट आईसीटी को कैसे यूज करती है उसके बारे में सारी चीज़ें पता करेंगे, है ना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ये सब लगभग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें भी काफ़ी ये करंट का भी काफ़ी आता है पोर्शन, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई विकास और पर्यावरण क्या है, मिलेनियम जो एसडीजी और यूडीजी क्या है उसके बारे में देखेंगे, और हायर एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे, है ना। ये पीडी पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। और हायर एजुकेशन है ये, हायर एजुकेशन क्या है भाई, हायर एजुकेशन क्या क्या है, इसलिए लगभग जितने बच्चे मेरी क्लास के उनको पता है। तो अब देखिए इसमें एक नीचे टिप्पणी लिखी हुई है, टिप्पणी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें ये बोला है कि 10 यूनिट है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल टोटल जो मार्क्स होते हैं एक यूनिट से, 10 यूनिट तो एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 यूनिट से कितने हो जाएंगे, 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो यही तो बोला ना कि भाई फर्स्ट पेपर फर्स्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोई भी यूनिट तो 10 यूनिट में से हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बनाया हुआ है ना। तो ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो वो ज़्यादा परेशान होने वाली बात चीज़ नहीं, कि किसी में से 4 पूछ लिए, किसी से 6 पूछ लिए, तो उसमें परेशान होने वाली चीज़ें नहीं है। ओके, इसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 8 मंथ, यानी आने वाले 8 मंथ्स में क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। वो कुछ बच्चे जो मुझे जानते हैं, जो मेरी क्लास ले चुके हैं, उन्हें पता है कि मैं स्ट्रेटेजी वगैरह क्या बनाता हूँ। देखिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर कोई भी आप लड़ाई लड़ते हैं या ना, कहते हैं ना कि है ना यार, यू आर ऑफ कोर्स यू आर द माय वॉरियर, आप एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं अपने करियर के लिए, आप लड़ रहे हैं, आप अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए। आई होप मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपके हमेशा आपको गाइड करता हूँ। मैं बोलता ना कि आप मेरे राजा हो, आप मेरे किंग हो, मैं आपके वो प्रधानमंत्री हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या है, और एक प्रॉपर प्लान बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम करेंगे प्रिपरेशन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही प्लान आप फॉलो करें, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं ज़रूरी नहीं। मैंने भी मेरे टीचर बताया था उससे मैं कुछ अलग से करके देखता था, ज़रूरी नहीं कि आप भी करो। एक बार मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे तैयारी कर सकते हो, है ना, अगले 8 महीने में कैसे क्या करना है। देखिए क्या होता है आपका, है ना, पहला आपको जो फॉर्मूला कहता है हमारा एसआरपी, एस फॉर सिलेबस। सिलेबस आपको जो 8 महीने मैंने बताया, 3.5 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इतने लगभग मुझे लगता है कि लगते हैं लोगों को एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करने में, तो आप उसके लिए ज़्यादा प्रेशर मत होइए। 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने लगते हैं, तो आराम से आपका, जो बच्चे 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं बोलते कह रहे हैं हम सिलेबस क्या कंप्लीट करें, नहीं, उनको भी मेरा मानना है आप भी सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करिए अच्छे से। आप भी सिलेबस पढ़िए, जो कहीं से भी पढ़े आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो भी 10 यूनिट ये और 10 यूनिट आपके सेकंड पेपर के, तो आपको 20 यूनिट है आपके पास, तो उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आपका आता है रिवीजन। देखिए हर संडे आप पढ़िए मत, आप रिवीजन करिए, जो जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करिए। रिवीजन आपकी की या सोल, यानी बोलते हैं ना आत्मा है आपके काम का, एक हार्ट है आपका काम करने का, या आपकी पढ़ाई का एक हर्ट है वहाँ पढ़ने का, वो है कि भाई मैं जितने भी पढ़ा हूँ उस तक का क्या है, एक मैन क्रश है आपका रिवीजन। उसके बाद लास्ट जब आपके 3 से 4 महीने बच जाए, है ना, 2.5-3 महीने बचे, है ना, इस टाइम आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, है ना। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन की रेट बढ़ा दीजिए। रिवीजन ऐसे कर लीजिए कि भाई जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आप 5 दिन मान लीजिए पढ़ लीजिए, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, और 2 दिन रिवीजन कर लीजिए। और फिर जब 2-3 महीने बचते हैं तो ऐसा कर लीजिए भाई मान लो 4 दिन पढ़ लो, कुछ नया ऐड कर लो, है ना। जब मान लो 2-3 महीने रहे तो कुछ नया ऐड करना हो तो 2-3 दिन पढ़ लो, है ना, ये साथ साथ में रिवीजन भी कर लो, प्लस मतलब प्रैक्टिस कर लो 3 दिन, और एक दिन आप रिवीजन कर लेना, है ना। प्रैक्टिस भी साथ साथ में जरूरी, तो प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहिए साथ साथ में। बाकी मैं आपको आपके साथ हूँ, आप बस मेरे वो ना कहते हैं यू आर द माई किंग, यू आर द माई वॉरियर, है ना, आप मेरे योद्धा हो। आप बस आप युद्ध करिए, आप लड़ना तो देखो आपको ही है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, आपको एक प्रॉपर प्लान बना के दे सकता हूँ, बट फॉलो आपको करना है, बिकॉज दिस इज योर फाइट, यू हाउ टू फाइट। आपको देखो ये लड़ाई आपकी, आपको लड़ना पड़ेगा, है ना। मैं इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ। अब
दूसरा है कि टाइम मैनेज क्या करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के मेरे पास क्यूरीज आती है कि सर आपने बता दिया पढ़ना है, अच्छा भी लगता है, आप मोटिवेट करते हो, बट हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो आप प्लीज हमारे लिए कर दीजिए। तो मैंने इसको सिंपल, थोड़ा सिंपल किया कि यार कैसे सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 साल 2.5 साल इसमें मैंने दिए हैं, और 2-3 बार मैंने एग्जाम दिया है, गेट का भी एग्जाम दिया है, नेट का दिया है, नेट के 2 बार मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। तो मुझे एक मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर और मेरे टीचिंग के बेस पर मैंने उसको थोड़ा सिंपलीफाई किया कि कुछ यूनिट्स थ्योरेटिकल होती है, कुछ नॉन थ्योरेटिकल होती है। अब देखो थ्योरेटिकल क्या हुआ है, थ्योरेटिकल मतलब भाई थ्योरीज, कुछ चीजें कंसेप्ट हो गए, कुछ चीजें रटने वाली चीजें, कुछ याद करने वाली इंफॉर्मेटिव चीज, जो फैक्ट हो गए, है ना, वो चीजें जो याद करने वाली, जैसे कि पीपल डेवलपमेंट में हो गया, आईसीटी में, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च में आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट है। नॉन थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिस वाली चीजें, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, आरसी रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, नंबर वाली चीजें हैं, है ना, क्योंकि मैथ में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में तो मैथ वगैरह हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में भी तो आपको माइंड प्रैक्टिस वाली चीजें हो जाएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन है तो वहां पर भी आपको ज्यादा मैथमेटिकल रीजनिंग से, मैथमेटिक्स से मतलब होगा। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, तो कुछ नॉन थ्योरेटिकल है, कुछ थ्योरेटिकल है। उसी के बेस पे मैंने यहाँ डिवाइड किया है कि कौन सी यूनिट कहाँ रखनी चाहिए, है ना। उसी के बेस पे मैंने टाइम मैनेजमेंट बनाने के से पहले मैंने काफी रिसर्च किया, देखा, और मैंने भी जब मैं पढ़ता था तब मैंने भी कुछ ऐसे ही फॉलो किया, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए पहले आपको 5 बजे, कुछ ज्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता कि 5 बजे उठना किसी के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप देखिए, पहले मैं बोल चुका हूँ, डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करिए, इसे अपडेट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सुबह 5 बजे उठिए और 5 से 6 एक्सरसाइज और मेडिटेशन करिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, कि आपका उठने के बाद 1 घंटा कैसा बीता, वो डिपेंड उसी पे डिपेंड करता है कि आपका काम, जो उसके बाद 7-8 घंटे 10 घंटे आप काम करते हैं दिन भर, या आपका कैसा दिन रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका 1 घंटा उठने के बाद कैसा रहा है। ओके ना। तो आप सुबह उठिए, अच्छे से विचार, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन अब 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, 1 घंटा दिया है 5 से 6, एक्सरसाइज कीजिए, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करिए, ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है नॉर्मली, बट कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी का मतलब कंटिन्यूटी के साथ काम करिए। उसके बाद 6 बजे आप फ्री हो जाओगे, एकदम फ्रेश फ्रेश होके, एकदम माइंड फ्रेश होगा, 6 बजे बैठिए अपना पढ़ने के लिए, 6 से 9, 2 घंटे पढ़िए बढ़िया, ठीक है। उसके बाद 9 से 10 ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट वगैरह नहा लीजिए, नॉर्मल ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। उसके बाद 10 से 11 पेपर फर्स्ट पढ़ लो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो और रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लो। अच्छा, ये आप कैसे करोगे, ऐसा नहीं कि 11 में आधा घंटे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, आधा घंटे में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया। मुझे अब अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप ये ऐसे पढ़िए कि पहले जब तक टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप 10 से 11 टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हुआ तो उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते रहो, है ना, तो रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 से 1 यानी 3 घंटे आपको तीन दिया हुआ है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही चीजें। जब तक आईसीटी कंप्लीट होगा तो आईसीटी पढ़ो, फिर कम्युनिकेशन, फिर हायर एजुकेशन, ओके। इसके बाद 1 से 3 आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, माइंड जब माइंड को रेस्ट मिलेगा तो ज्यादा बेटर, आप ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना आपको, 3 से 5 पेपर फर्स्ट पढ़िए, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाएगा, पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट, वही चीजें। जब तक सिलेबस एलआर नहीं हो जाता, एलआर पढ़ो पहले, फिर पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट पढ़ो, फिर एमआर पढ़ो, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है। उसके बाद पेपर सेकंड, जो 5 से लेकर, इसमें मैंने कुछ एमसीक्यू वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह, रिवीजन के लिए रखा था, क्योंकि इसमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता है आपको। तो 4 घंटे यहाँ पर है आपको, और 3 घंटे पहले दिए, तो 7-8 घंटे काफी है आपको सेकंड पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाए हुए लगभग 12 से 14 घंटे के समथिंग का बनाए हुए, 14 घंटे 12 घंटे पढ़ना भी आपके लिए थोड़ा लग रहा है कि मुश्किल है यार, इतना बैठ के पढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। मैंने किए करके दिखाया है, मैंने 16-16 17-17 घंटे पढ़ा है मैंने, पॉसिबल है 17-17 18-18 घंटे पढ़ना, एकदम से इम्पॉसिबल लगता है, बट मैंने करके दिखाया है। तो कोई भी बच्चा, क्योंकि हम, मेरे भी वही कि आप जिस लेवल पे उस समय, कभी मैं भी उसी लेवल पर था, मुझे भी ऐसा लगता था कि लोग पता नहीं कैसे कैसे पढ़ लेते हैं, 12-12 14-14 घंटे कैसे पढ़ लेते हैं,
जब आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, एक आपके पास आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा, आपके अंदर एक आग होगी कि यार मुझे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहे क्या नहीं कहे, मुझे करना है बस। तो वो चीजें हो जाएगी। अब टेंशन मत लीजिए, ईमानदार अपने काम के प्रति ईमानदार होगे तो सब हो जाएगा। ये नहीं कि जेआरएफ वेआरएफ, ये तो अरे एक मोमेंट, एक पार्ट है। जेआरएफ यूजीसी जेआरएफ वगैरह करना, ये तो पार्ट है। जिंदगी का असली इम्तिहान तो पता नहीं कब आए, और बहुत मुश्किल मुश्किल इम्तिहान आते हैं, बहुत मुश्किल से आपको उसको मतलब पार करना होता है। ये तो बस एक मतलब कहते हैं ना कि 1% भी नहीं है आपका, तो अब थोड़ा भी अगर दिमाग लगा लोगे तो ये तो कब का पास हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ें नहीं है। 9 से 10 डिनर कर लीजिए, आधा घंटे में डिनर हो जाता है। आधा घंटे आप इधर उधर थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए आपका। लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत बाद पढ़ोगे तो नींद आने लग जाएगी, है ना, ये फैक्ट है। तो आप खाना खाने के एक आधा घंटे के समथिंग, आधा घंटे में खाना हो जाता है, आधा घंटे के समथिंग आप इधर उधर जो मोबाइल वगैरह चलाना है, ये जो आपको जो करना है सोशल मीडिया वगैरह, नॉर्मली चला लीजिए। और इसके बाद 10 से 11, और 10 से 11 आप थोड़ा डी डाटा इंटरप्रिटेशन और रिसर्च रीडिंग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि रात को नींद आने लग जाती है, तो प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो ज़्यादा नींद वगैरह भी नहीं आएगी। दूसरा जो ये पॉइंट मैंने देखा है, ये उन्हीं लोगों के लिए रखा है जो लास्ट टाइम 2-3 एग्जाम दे चुके हैं, लास्ट एग्जाम दिए हैं उन्होंने, लास्ट टाइम एग्जाम दिए हैं। देखिए अगर किसी के एग्जाम अगर अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा है आंसर की चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद आपको मार्क्स पता चल गए होंगे। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है तो उन 2 क्वेश्चन पूछिए। ये देखिए योर सेल्फ, ये आप खुद के लिए है। आप खुद पूछिए अपने आप से कि मैंने व्हाट मिस्टेक वी हैव डन, हमने क्या गलती की है ना। ऐसे क्या गलती की थी हमने कि भाई जो नहीं करनी चाहिए थी, है ना, नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि मान लो मैं टाइम पे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ा हुआ, एमसीक्यू वगैरह नहीं किए होंगे मैंने, पीवाईक्यू वगैरह नहीं किए थे मैंने, टाइम मैनेज नहीं किया था मैंने, ईमानदारी से नहीं पढ़ा था मैंने, जल्दी नहीं सोया था, जल्दी नहीं उठा था, जो भी चीज़ें जो आप खुद नोट करिए। ये चीज़ें मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए तौर पे बताई है, और ये मैंने खुद की है। जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया और वहाँ फेल हो गया, मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी तरीके से धुल गए एकदम से, क्या कि भाई इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला था, बस 2-4 नंबर में रह गया था, बट मुझे इतनी उम्मीद थी, जेआरएफ की उम्मीद थी, बट मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि आप जो आसमान से जब गिरते हैं ना तो बहुत लगती है ना, ऐसा नहीं कि अब थोड़ा नीचे से गिरोगे तो इतना नहीं लगेगी, बट वो आसमान से जितने ऊंचे से गिरोगे जितने ज्यादा लगेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई अपने आप को संभाल पाना। तो अपने आप को संभालना, और फिर उसके बाद मैंने अपने आप से 2 क्वेश्चन किए थे, तो मैं आपको कहता हूँ आप भी अपने आप से करिए कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट डिडंट वी डू व्हाट वी शुड डन हैव डन, यानी कि ऐसा क्या नहीं किया मैंने, है ना, ऐसा एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। वी शुड हैव डन, मुझे करना चाहिए था यार, मैंने नहीं किया था, कि ऐसा क्या नहीं किया था। तो उसके बारे में भी बात करी कि जैसे कि मान लो आपने पीवाईक्यू वगैरह नहीं किया। तो मैंने मुझे जहाँ तक याद है, एक चीज़ याद है मुझे कि मैंने अपने आप से ये पूछा कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तो मेरे पास एक मुझे एक आंसर मिला कि मैंने पीवाईक्यू वगैरह नहीं की, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। अगर रिवीजन भी है तो प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट, तो मैंने इसलिए एसआरपी लिखा है। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस में मैंने फॉर्मूला बनाया, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें मैंने अप्लाई की है। अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि अप्लीकेबल नहीं है, अप्लीकेबल है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ फिर उसके बाद आई है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं आपके लिए करने वाला हूँ एज ए टीचर, व्हाट विल आई डू फॉर यू। पहला तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में सॉरी रिसर्च आपको मैं पढ़ाता हूँ, पेपर फर्स्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर फर्स्ट कॉमन तो मैं पढ़ाता हूँ आपको। उसके साथ मैं गाइड करता हूँ, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसे करना है। फिर उसको मोटिवेट भी करता हूँ साथ साथ में। डाउट सॉल्विंग जैसे मैंने बताया, एक चैनल है, चैनल में मैंने लिंक डाली हुई है, उस लिंक को आप फॉलो करके आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप कोई भी डाउट, आप ग्रुप अपना डाउट भेजिए, मैं उसको उसका या भी कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद नोट्स वगैरह देता हूँ मैं आपको, अपने ग्रुप में नोट्स मिल जाएगा, काफ़ी नोट्स मिल जाएगा। मेरे चैनल को देखोगे तो चैनल की लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो मिल जाएगा पीपीटी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में और वर्ड फाइल फॉर्म में। आपको आपको क्या कहते हैं नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वगैरह देता हूँ, और एनटी जो भी नोट्स वगैरह निकालती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मीडियम क्या रहता है मेरी क्लास का कि भाई क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ। कभी कभी मैं क्या बोलते हैं अच्छा, दोनों इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में रहता है कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है।
दोनों में बात करते हैं। और गूगल मीट में भी कभी कभी क्लास लेता हूँ मैं, और लाइव क्लास जब मुझे लेनी होती है, बच्चों से बात करनी होती तो गूगल मीट पर, और यूट्यूब चैनल्स पे जो हमारा है अकेडमी फॉर यूजीसी नेट, उस पर भी हमारी बातचीत होती है। तो साथ में अगर कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत बता सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट सब्सक्राइब दिस वीडियो प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो वगैरह हमारा चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज है, जितने भी क्लासेज आप तक पहुंच सके। लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ में शेयर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, जो आप लोग हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि एक अकेला बंदा पढ़ाता है, उसके लिए साथ साथ में बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना कि जो यूट्यूबर है वो खुद जानता है कि कितना मेहनत वगैरह करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, मेरी ये ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको लिए कर रहा हूँ। मेरी मेरी ये ड्यूटी की को पढ़ाना, मैं पढ़ ली आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, एंड फाइनली थैंक्स यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए अच्छे से। आगे जो भी क्लास होगी मैं आपको नोटिफिकेशन, जो आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।